नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, जब हम कुंडली का फलादेश करना शुरू करते हैं, ग्रहों को रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, जब कुंडली की बात करें, जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, इन भावों का जब हम परामर्श करते हैं तो हम किन किन चीजों को या किन किन पैरामीटर पर रखकर इन्हें तोलते हैं, तो हम इस चीज का निर्धारित करते हैं कि कोई भाव निर्बल वाली स्थिति में कैसे आता है या शुभ वाली स्थिति में कैसे आता है। प्रिय मित्रों, कुंडली में कोई ग्रह अगर अपनी नीच वाली राशि में बैठा हो, नीच वाले घर में बैठा हो, जिस भाव में ग्रह बैठता है उस भाव को कमजोरी आ जाती है, यानी निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है। जिस राशि पर जाके नीच होता है उस राशि को कमजोर कर देता है। वह ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी होता है, तो प्रिय मित्रों उन भावों को भी कमजोरी आ जाती है, यानी निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है। ये सब हम चीजें कैसे देखेंगे, इनको कैसे अप्लाई करेंगे, इनका सिस्टम कैसे जानेंगे, आज प्रिय मित्रों रोचक चीज है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं, कुंडली में भाव को देखते हैं। भाव भावपति भाव कारक को देखते हैं, यानी भाव भावेश भावपति कारकों को देखते हैं कि उनकी स्थिति कैसे होती है। यह सिस्टम सब कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम कुंडली में बेसिक जानकारी क्या देखते हैं, बेसिक चीजें क्या क्या देखते हैं। कुंडली का भाव को देखते हैं। किसको देखते हैं? भाव को देखते हैं। भाव के बाद हम क्या चीज देखते हैं? राशियां देखते हैं। राशियों के बाद प्रिय मित्रों हम क्या चीज देखते हैं? ग्रह को देखते हैं। ग्रह कितने होते हैं, राशियां कितनी होती हैं। सबसे पहले जो कुंडली के भाव होते हैं, ये 12 भाव होते हैं कुंडली का। प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव होते हैं। लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश और द्वादशेश, ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में क्या क्या देखते हैं, इसकी जानकारी देखेंगे। क्या क्या कुंडली में किन किन भावों से क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। उसके बाद राशियां कितनी होती हैं प्रिय मित्रों? 12 राशियां होती हैं कुंडली में। मान लीजिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती हैं कुंडली में। 12 राशियां, जो 4 राशियां होती हैं, जैसे 1 नंबर की गिनती होती है, जिसमें एक मेष राशि होती है, कर्क राशि होती है, तुला राशि होती है और मकर राशि होती है। ये किस स्वभाव की होती हैं? चर स्वभाव की होती हैं। इनको जानेंगे कि कौन सी राशि चर स्वभाव की होती है, कौन सी राशि अस्थिर स्वभाव की होती है और कौन सी राशि द्वि स्वभाव की होती है। तो उसके बाद प्रिय मित्रों कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। यानी मान लीजिए जो 7 ग्रह होते हैं, 7 ग्रहों के कई ग्रहों के 2 ग्रह होते हैं, कई ग्रहों के 1 ग्रह होता है और 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिनका अपना अस्तित्व नहीं होता है। मान लीजिए राहु और केतु जो होते हैं, इनका कोई अपना ग्रह नहीं होता है। कुछ ज्योतिष के अनुसार ये कुछ राशियों पर अच्छा फल देते हैं। राहु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, ना तो अपना कोई ग्रह होता है। और कि राहु क्या है? भ्रमित पैदा करते हैं। केतु महाराज हमेशा व्यक्ति को न्यूट्रल करते हैं, तो इनका कोई अपना तत्व नहीं होता। ये छाया ग्रह रहते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को कमजोर करते हैं, धीरे धीरे उस भाव में भ्रमित पैदा करवाते हैं राहु महाराज। और केतु महाराज जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को न्यूट्रल करते हैं। इनको कैसे सिस्टम जानेंगे, इनको कैसे देखेंगे कुंडली में कि ग्रह जो होते हैं वह कौन कौन से भावों के स्वामी होते हैं। उसके बाद हम क्या चीज देखते हैं प्रिय मित्रों? ग्रहों की आपस में मित्रता रहती है, कुछ ग्रहों की शत्रुता रहती है। कोई ग्रह उच्च राशि का होता है, कोई ग्रह नीच राशि का होता है। कई ग्रह जो अपने कारकत्व को कमजोर करते हैं जब नीच राशि में जाते हैं, यानी कोई ग्रह किस तत्व का होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य महाराज अग्नि तत्व के होते हैं, चंद्रमा जल तत्व के होते हैं, मंगल महाराज अग्नि तत्व के होते हैं, गर्म स्वभाव के होते हैं और बुध महाराज पृथ्वी से जुड़ के यानी पृथ्वी तत्व के होते हैं। ऐसे बृहस्पति जो महाराज होते हैं आकाश तत्व के होते हैं। इनको कैसे सिस्टम कुंडली में लगाकर देखेंगे? आप ऐसा मान के चलिए किसी व्यक्ति ने बिजनेस चलाना है। उस बिजनेस में अगर आप किस काम में बिजनेस चला रहे हो, यानी कौन सा काम है, अगर वहां पे अग्नि तत्व के ग्रह होंगे और आप काम कर रहे हैं पृथ्वी से जुड़कर, तो वह आपके लिए जीवन में संघर्ष पैदा करवाएंगे। काम तो चलेगा लेकिन जितना सोचकर आप चलाएंगे इतना आपको काम नहीं मिलेगा। यानी उस ग्रहों के तत्वों पर भी निर्भर करता है कुंडली में कि वह काम किस चीज से जुड़कर करेंगे, उन व्यक्ति को लाभ होगा। इस चीज को जानेंगे। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? राशियां देख लेते हैं। लगन जो कुंडली का होता है ये केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। ये सबसे शुभ भाव माना जाता है। ध्यान से सुनिए प्रिय मित्रों, जो लगन होता है, लगन हम होते हैं, हमारी आत्मा होती है, हमारी जान बसती है, हमारा मस्तिष्क होता है। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट हो, शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं और दानव ग्रह कौन कौन से होते हैं, ये बेसिक जानकारी आप सब जानेंगे, तभी आप इसका सिस्टम जानेंगे। शुभ ग्रह मान लीजिए सबसे शुभ ग्रह जो सौर मंडल में माना जाता है वह बृहस्पति महाराज जी हैं। बृहस्पति के दूसरे नंबर पर शुक्र महाराज जी हैं और तीसरे नंबर पर चंद्र महाराज हैं और चौथे नंबर पर बुध महाराज आ जाते हैं। सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र को माना जाता है। चंद्रमा भी कुछ कलाओं में कमजोर हो जाता है, जैसे कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी का
चंद्रमा हो, यानी सौर मंडल में जब बच्चे का जन्म होता है तब चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का होगा तो वीक होगा, कमजोर होगा, व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, ऐसा व्यक्ति कमजोर मन वाला होता है। अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक होगा या पूर्णिमा के दिन किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो चंद्रमा बलवान होता है, उसकी कलाएं पूर्ण होती हैं, उसका मन बहुत अच्छा होता है, साफ मन वाला व्यक्ति होता है। ये कुंडली में निर्भर करता है देखने में भी कि ग्रह कितने डिग्री पर है, कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है, या कुंडली का परामर्श करते हैं तो उसी से निर्धारित करते हैं कि ग्रह कितना बलवान है। तो बुध महाराज का भी स्वभाव ऐसा है, अगर क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाए तो अपना मन क्रूर के व्यक्तियों के साथ जोड़ लेता है, यानी जिस शुभ ग्रहों के साथ बुध महाराज बैठेंगे तो शुभ हो जाएगा, अगर क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाएंगे बुध महाराज तो क्रूर स्वभाव के हो जाएंगे। इसलिए इनका भी डिग्री वाइज देखा जाता है कुंडली में कि ग्रह, मान लीजिए आप बुध महाराज अपनी उच्च वाली राशि पर बैठे हुए हैं, उच्च वाली राशि में पर बैठे हुए हैं, लेकिन वह ग्रह अस्त है, सूर्य के निकट है। जब भी प्रिय मित्रों बच्चे का जन्म होता है उस जन्मांक चक्र हमारा लगन कुंडली रहती है, जिस समय बच्चे का जन्म होता है तब सौर मंडल में ग्रह कौन सा सूर्य के निकट था, कौन सा किस राशि पर था, किसके नक्षत्र में था, उस नक्षत्र का स्वामी किस राशि पर था, ये सब चीजें कुंडली में फलादेश करते समय देखा जाता है। कुंडली में नक्षत्र जो होते हैं ये कुंडली का क्या होता है, बेस होता है। प्रिय मित्रों जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हैं तो सबसे पहले नक्षत्र का फल देख लीजिए। नक्षत्र ऐसा है जो कुंडली का पूरा बेस है, जो कुंडली में भाव ग्रह राशियां निकल कर आ रही हैं वह नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं। नक्षत्र से ही अंश कला विकला ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, यह सब नक्षत्र का ही फलादेश होता है। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं प्रिय मित्रों, कुछ इसमें अच्छे शुभ नक्षत्र माने जाते हैं, जैसे मृदु नक्षत्र हो तो कुंडली में अगर ग्रह नीच राशि में है पर मृदु नक्षत्र में उसका स्वामी बैठा हुआ है तो कुंडली में आपको अच्छा फल मिलेगा, व्यक्ति को अनुभूति होगी, अनुभव होगा कि हाँ मेरा ग्रह नीच राशि में है लेकिन मेरे जीवन में ऐसा घटित नहीं हुआ। तो क्या कारण होता है, जो ग्रह बैठा होता है जो उसका नक्षत्र का स्वामी हो सकता है मृदु नक्षत्र में हो तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा निकलेगा, लेकिन अगर वहीं पर उग्र नक्षत्र में हो, तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो व्यक्ति के जीवन में काफी संघर्ष पैदा करना पड़ेगा, जीवन में कष्ट कुछ न कुछ कष्ट जीवन में लगा रहेगा। उग्र नक्षत्र ऐसा मान लीजिए जो हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, घबराहट पैदा होती है, रिश्तों में कड़वापन उत्पन्न होता है, तो वह उग्र नक्षत्र होते हैं। जो 4 उग्र नक्षत्र होते हैं उन्हीं का कारण होता है। जैसे हमारा विवाह हुआ है, विवाह में मैरिड लाइफ में कुछ झगड़ा चल रहा है, तलाक या डिवोर्स की बात चलती है, तो ऐसा देखिए कुंडली में ये उग्र और जो तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं, इनका ही कारण होता है। आप सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव किसका होता है, पार्टनरशिप का होता है, विवाह का होता है, धर्म पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है। अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठा होता है तो कई बार व्यक्ति के विवाह तो हो जाता है लेकिन विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा हमेशा जीवन में लगा रहता है। तो कई बार कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिसमें तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। तो आप देखिए प्रिय मित्रों सबके जीवन में तलाक या डिवोर्स नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे जिनकी कुंडली में जिन व्यक्तियों का तलाक होता है, डिवोर्स होता है, वह उग्र नक्षत्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में उनका लाट बैठा होगा। ये हमेशा ज्योतिष प्रैक्टिकल लाइफ की तुलना से चलती है। प्रिय मित्रों आप देख लीजिए कुंडली में नक्षत्र का फलादेश के बिना हम कुंडली का फलादेश नहीं कर पाते हैं। भाव ग्रह राशियां उच्च नीच मूल त्रिकोण स्व राशि फल दे ना दे, लेकिन नक्षत्र का फल आपको जीवन में अनुभूति होगी, अनुभव होगा। जब इन ग्रहों की नक्षत्र में बैठा जो ग्रह है उसका लाट जो होता है वह जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो जीवन में आपको इस चीज का अनुभव होगा कि हाँ हमारे जीवन में ऐसा घटित हुआ है। चलो जो अलग से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले राशियों को देख लीजिए प्रिय मित्रों। 12 राशियां होती हैं। सबसे पहले जो राशि होती है मेष राशि होती है, दूसरी राशि जो होती है वह वृषभ राशि होती है, ये आपने कर्म भाई इनको याद करना है। उसके बाद जो तीसरी राशि होती है वह मिथुन राशि होती है, मिथुन राशि होती है। चौथी राशि जो होती है वह कर्क राशि होती है। इनका भी देख लीजिए आप, कर्म भाई इनको याद कर लीजिए। जब भी कुंडली का फलादेश करते हैं तो ये सब सिस्टम आप कैसे लगाएंगे। 5 नंबर की राशि जो होती है सिंह होती है, 6 नंबर की कन्या राशि होती है और 7 नंबर की जो राशि होती है तुला राशि होती है। 8 नंबर की राशि जो होती है वह वृश्चिक होती है, वृश्चिक राशि होती है। 9 नंबर की जो राशि होती है यह धनु राशि होती है और 10 नंबर की जो राशि होती है वह मकर होती है और 11 नंबर की राशि जो होती है वह कुंभ होती है और 12 नंबर की जो राशि होती है वह मीन होती है। ये 12 राशियां होती हैं। इनमें कुछ चर राशियां होती हैं, कुछ अस्थिर होती हैं, कुछ द्विस्वभाव की होती हैं। जो चर और अस्थिर में दोनों का स्वभाव होता है वह द्विस्वभाव वाली राशियों में होता है। प्रिय मित्रों हम इससे जानेंगे कि कौन सी चर राशियां होती हैं, कौन सी अस्थिर होती हैं, कौन सी द्विस्वभाव की होती हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कि मेष राशि राशियों के कुछ स्वामी होते हैं। उन स्वामियों को, यानी जैसे आप कुंडली में भाव भावपति कारक को देखते हैं तो इसको कैसे देखेंगे, तो कुंडली में जो स्वामी निकल कर आते हैं वही हमारे भावेश होते हैं, यानी भावपति का भाव होते हैं।
सबसे पहले मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल महाराज, ये ध्यान रखिएगा, मंगल महाराज। और वृषभ राशि का स्वामी कौन हुए कुंडली में? शुक्र महाराज। मिथुन राशि के स्वामी कौन हुए? बुध महाराज। ये आपने कर्म भाई इनको ही देखना है, ये नहीं है कि कोई राशि यहाँ पड़ी है। जो कुंडली का सबकी कुंडली में जो प्रथम भाव रहता है, पहला हाउस रहता है, पहला घर रहता है, वह सबकी कुंडली में यही रहेगा। इसमें जो राशियां यानी गिनतियां लिखी रहती हैं, गिनती से क्या पता चलता था कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन वहां पे लिखा रहता है या ऑक्सीजन का, तो उसमें क्या लिखा रहता था? सिर्फ फुल फॉर्म लिखी रहती थी कि O से लिखा होता है A+2 का होल स्क्वायर क्या होता है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि O से क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, वहीं पर फुल फॉर्म लिखी रहती है। वही चीज होती है जो गिनतियां वहां पर जो लगन कुंडली रहती है, यहाँ पर राशियां नहीं लिखी रहेंगी, यहाँ पर सिर्फ गिनतियां लिखी रहेंगी कि 2 नंबर की गिनती है, तो आपने ऐसे मानना है कि 2 नंबर की गिनती होगी तो वृषभ राशि होगी। अगर 7 नंबर की गिनती लगन में होगी तो तुला लगन की कुंडली होगी। 12 नंबर की गिनती होगी तो मीन राशि होगी। इस तरह से आपने जानना है। तो जैसे मान लीजिए कर्क राशि का स्वामी कौन हुए? चंद्र महाराज। उसके बाद सिंह राशि के स्वामी कौन हुए? सूर्य महाराज। ये आपने कर्म भाई ही देखना है। कन्या राशि के स्वामी कौन हुए? बुध महाराज। तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज। और वृषभ राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल महाराज। उसके बाद धनु राशि के स्वामी कौन हुए? गुरु महाराज। और मकर राशि के स्वामी कौन हुए? शनि महाराज। और कुंभ राशि के भी स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज। और मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज। इस तरह से आप देखिए कि वह राशियां जो 12 होती हैं, इन 12 राशियों के जो स्वामी होते हैं, मेष राशि का स्वामी मंगल, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का सूर्य, कन्या का बुध और तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर कुंभ का शनि और मीन राशि का स्वामी गुरु महाराज हो गए। तो इसको कैसे देखेंगे? अगर आपकी 4 नंबर की गिनती होगी तो 4 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा, यानी लगन का। जैसे लगन में 4 नंबर गिनती लिखी है, कर्क राशि है, तो लग्नेश कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। चंद्रमा कुंडली में कहीं भी प्लेसमेंट होगा, अगर वह शुभ वाली स्थिति में होगा तो आपका लगन मजबूत हो जाएगा। अगर चंद्रमा आपकी नीच राशि में होगा, कहीं कुंडली में 8 नंबर की गिनती पर होगा, तो प्रिय मित्रों यहाँ पर चंद्रमा नीच होगा, उस भाव को कमजोर कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर की गिनती है और यहीं पर चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा क्या हो गए? जहां पर 4 नंबर की गिनती मान लीजिए, यहाँ पर लग्नेश कौन हुए? चंद्रमा हुए। चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? 7वें भाव में बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे? अपनी नीच वाली राशि। नीच वाली राशि को जान लीजिए, नीच वाली राशि में होगा, जिस भाव में बैठा है, 7वें भाव में बैठा है, 7वें भाव को कमजोर करेगा। प्रिय मित्रों, साथ साथ में लगन को भी कमजोर कर देगा। लगन क्या है? हमारा मस्तिष्क है। हो सकता है आपको मानसिक तनाव रहेगा, शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा। जब आप रात को सोते समय आप 1 घंटा ऐसे मन में सोचते रहोगे किसी के बारे में, अगर कुंडली में लग्नेश कहीं कुंडली में नीच राशि में हो, कोई भी ग्रह अगर यहाँ का स्वामी नीच राशि में होगा तो वह वीक होगा। नीच वाली और उच्च वाली स्थिति जान लीजिए। चंद्रमा सूर्य महाराज किस राशि पर उच्च के होते हैं? सूर्य महाराज यहाँ पर अगर कुंडली में कहीं बैठे हों 1 नंबर की गिनती पर, यानी मेष वाली राशि पर बैठे होंगे तो उच्च के होंगे। उच्च के बाद परम उच्च के भी होते हैं प्रिय मित्रों, जो सबसे अच्छा सुफल देते हैं। उच्च का ग्रह ऐसा मान लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा है, वर्ल्ड कप है, इंडिया ने अगर मैच जीत लिया तो उसमें जो खुशी आती है, जो आनंद आता है, जो महसूस होता है, वह उच्च वाले ग्रहों से प्राप्त होता है। यानी कुंडली में उच्च का ग्रह सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा मान लीजिए कि वर्ल्ड कप जीत के लाया, जो खुशी होती है वही उच्च वाले ग्रह पर आती है। और कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर यानी तुला राशि पर सूर्य क्या हो जाते हैं? नीच राशि में आ जाते हैं। नीच का मतलब ऐसे समझिए, कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव को कमजोर करेगा। जो राशि पर नीच का होगा वह राशि कमजोर हो जाएगी, स्वयं का ग्रह का कारत्व भी कमजोर हो जाएगा, और वह ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा तो प्रिय मित्रों उन भावों को भी कमजोर कर देगा। यह नीच वाली स्थिति। नीच ऐसा मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया अगर वर्ल्ड कप मैच हार जाती है, जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है, इतनी मेहनत करके वर्ल्ड कप तक पहुंचे लेकिन मैच हार गए, जो व्यक्ति को महसूस होता है कि हारने की जो दुख लगता है, वही कुंडली में नीच का ग्रह देता है। सूर्य मेष राशि पर उच्च का होता है और तुला राशि पर नीच का होता है। चंद्रमा देख लीजिए, कुंडली में चंद्र महाराज कुंडली में 2 नंबर की गिनती यानी वृषभ राशि पर क्या हो जाते हैं? उच्च के होते हैं, और 8 नंबर की गिनती पर यानी वृश्चिक राशि पर क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। मंगल महाराज को ले लेते हैं कुंडली में, मंगल महाराज 10 नंबर की गिनती पर उच्च के होते हैं, यानी मकर राशि पर उच्च के होते हैं, और 4 नंबर की गिनती यानी कर्क राशि पर क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। मंगल के बाद बुध महाराज को ले लेते हैं, बुध महाराज जो है 6 नंबर की यानी कन्या राशि पर क्या हो जाते हैं? उच्च के हो जाते हैं, और 12 नंबर की गिनती पर यानी मीन राशि पर नीच के हो जाते हैं।
ये उच्च के हैं और नीच के हैं। इसमें परम उच्च का भी ग्रह होता है और परम नीच का भी होता है। जैसे मंगल महाराज अगर 28 नंबर की गिनती पर होंगे, 10 डिग्री पर होंगे, 10 नंबर राशि पर होंगे और 28 डिग्री के होंगे तो परम उच्च के रहेंगे। अगर वहीं पर 4 नंबर की गिनती पर होंगे यानी अपनी नीच वाली राशि पर होंगे, अगर 28 डिग्री पर होंगे तो परम नीच के होंगे। यानी अपने भाव का बल नहीं दे सकते, उस जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का बल को फल को नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी उसकी काफी संघर्ष जीवन में, काफी मेहनत, उस मंगल के कारत्व से व्यक्ति को तकलीफ होगी जीवन में। यह चीज हमेशा याद रखिए। कोई नीच का ग्रह है तो फिर भी अच्छा है, उसमें कुछ दृष्टियां पड़ेंगी तो अच्छा फल देगा, लेकिन परम नीच का होगा तो वह ज्यादा वीक होगा। बुध के महाराज गुरु महाराज को ले लेते हैं। गुरु महाराज 4 नंबर की यानी कर्क राशि पर उच्च के होते हैं और 10 नंबर की राशि पर नीच के होते हैं। शुक्र महाराज को ले लीजिए। शुक्र महाराज कुंडली में 12 नंबर की गिनती के पर होंगे तो उच्च के होंगे, वहीं पर 6 नंबर यानी कन्या राशि पर होंगे तो नीच के होंगे। शुक्र के बाद महाराज शनि महाराज को ले लेते हैं। शनि महाराज अगर 7 नंबर की गिनती पर होंगे तो उच्च के होंगे, अगर वहीं पर 1 नंबर यानी मेष राशि पर होंगे तो नीच राशि में होंगे। राहु महाराज को ले लेते हैं। राहु महाराज अगर कुंडली में 3 नंबर की, 6 नंबर की गिनती पर होंगे तो यह अच्छा फल देते हैं। केतु महाराज को ले लेते हैं। अगर 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती पर होंगे यानी धनु या मीन राशि पर होंगे केतु महाराज, इन 2 राशियों में अच्छा फल देंगे। ऐसा मान के चलिए जहां राहु महाराज अच्छा करते हैं वहां केतु बिगाड़ने का काम कर देते हैं, यहाँ केतु अच्छा करते हैं वहीं पर राहु महाराज खराब कर देते हैं। ये राहु और केतु कुंडली में 6 भावों को देखते हैं, यानी इनके पास 3-3 दृष्टियां हैं। यहां से बैठते हैं उस भाव को भी कमजोर करते हैं अगर नीच वाली राशि पर हो। राहु महाराज कुंडली में अगर 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती पर होंगे तो अच्छा फल नहीं देते हैं। केतु महाराज अगर 3 नंबर गिनती या 6 नंबर की गिनती पर होंगे तो सबसे वीक होंगे, कमजोर होंगे। राहु और केतु कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों में 8 भाव इनके दृष्टि में आ जाते हैं। कुंडली में इनकी कमजोर वाली स्थिति होना या शत्रु वाली राशि पर आना, जिन जिन भावों को देखते हैं इनके पास 3-3 दृष्टियां हैं। राहु महाराज की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जब देखते हैं तो जहां पर देखते हैं उस भाव को फल की धीरे धीरे कमजोर करते रहते हैं। इन पर निर्भर करता है कि इनके ऊपर स्थिति कैसी बनी हुई है, किन किन शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही है। तो प्रिय मित्रों, ये चीज आप हमेशा याद रखिए। मंगल जो सूर्य महाराज है मेष राशि पर उच्च के होते हैं और तुला राशि पर नीच के होते हैं। मंगल सूर्य के बाद चंद्रमा जो होते हैं वृषभ राशि पर उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि पर नीच के होते हैं। बुध महाराज जो है 6 कन्या राशि पर उच्च के होते हैं और मीन राशि पर नीच के होते हैं। शुक्र गुरु महाराज जो होते हैं 4 नंबर की गिनती पर उच्च के होते हैं और 10 नंबर की गिनती पर नीच के होते हैं। इनकी डिग्रीज वाइज देखा जाता है कि ग्रह परम नीच का है या परम उच्च का है। ये कुंडली का विश्लेषण करते समय जब आप एप्लीकेशन में डाल के डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो वही लिखा रहता है कि ग्रह कितनी डिग्री का है, 28 डिग्री का है, 25 डिग्री का है या 10 डिग्री का है। वह निर्भर करता है कुंडली में कि वह फल कितना देता है। कुंडली में ऐसा मान लीजिए कोई ग्रह जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, चंद्र महाराज को ले लेते हैं, शुक्र महाराज को ले लेते हैं। कुंडली में शुक्र महाराज जब 12 नंबर की गिनती पर होंगे यानी मीन राशि पर होंगे तो वह उच्च के होंगे। लेकिन अगर डिग्री वाइज इनकी 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है तो इससे क्या पता चलेगा कि उच्च के ग्रह बैठे हैं। लेकिन वह कुंडली में डिग्री से यह देखिए कि उस भाव पर उस ग्रह की पकड़ कितनी है। डिग्री से क्या पता चलता है कि ग्रह की पकड़ कितनी बनाए रखता है। यानी जो एक भाव कुंडली का होता है ये कितना होता है, 0 से ग्रह चलना शुरू करता है और 30 डिग्री तक जाता है। ऐसा मान के चलिए प्रिय मित्रों, कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में 15 डिग्री का है तो बलवान होगा। ये उस समय की बात है जब व्यक्ति का जन्म होता है। सौर मंडल में जब जन्म हुआ तब आपका शुक्र अगर 15 डिग्री का है तो वह ग्रह 15 डिग्री पर ही नहीं रहता है। हमेशा ग्रह सौर मंडल का चक्कर काटते रहते हैं। सौर मंडल में जो भा चक्कर होता है वह 360 डिग्री का होता है। हर एक ग्रह को एक एक राशि मिली है। एक राशि पे जब ग्रह चलना शुरू करता है तो 0 डिग्री से चलना शुरू करता है और 30 अंश तक जाता है। कोई भी कुंडली में जब ग्रह अगर 3 डिग्री का होगा, 4 डिग्री का होगा, 5 डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा तो उसकी पकड़ अभी इसी सौर पर बनी होगी। यानी आपको उस ग्रह को यहां से चलकर जहां तक जाना है तभी वह अपनी दूसरी राशि पर जाएगा ग्रह। डिग्री से क्या पता चलता है प्रिय मित्रों, ऐसा ध्यान में रखिए कि कोई ग्रह जब चलता है तो 0 डिग्री से चलना शुरू करता है। 0 से चलना थोड़ा चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 2930 तक जाएगा। कोई ग्रह जब राशि का कितना परिमाण होता है, 0 से 30 अंश का ये राशि होती है यानी एक भाव होता है। तो जब कोई 4 डिग्री का होगा तो उसकी पकड़ अभी यहीं पर बनी हुई है, यानी अभी उसको इतनी राशि चलनी है। लेकिन यहाँ की अगर सूचना चाहिए तो यहीं से की सूचना भी पूरी तरह पूरा नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से जम्मू से दिल्ली जाना है, आप जम्मू से निकले हो, ये दिल्ली है, दिल्ली जाना है आपको। ग्रह जहां से निकला तो शुरू पता चला कि मनो दिलो दिमाग में आ जाता है कि हाँ हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली तो पहुंच गए यहाँ पर।
यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ दिल्ली में सब कुछ चीजें आपके लिए मिली हुई लगी हुई है। आपको कहाँ जाना है, इस शोर पर जाना है, लेकिन आप दिल्ली तो पहुंच गए, दिलो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हम दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन आपको सूचना यहाँ से लेनी है। लेकिन जहां पर आप पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ की सूचना अभी भी आप इकट्ठी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ की सूचना आपको मिलना अभी भी दूरी है, क्योंकि यह दिल्ली ही पूरा तो है, लेकिन आपको यहाँ जाना है। तो अभी आप इस शोर में हो, यहाँ की सूचना आप इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहीं मध्य में होंगे तो यहीं की सूचना आप यहीं की यहाँ से की भी इकट्ठी कर लोगे और यहाँ की भी इकट्ठी कर लोगे। यानी मध्यम ग्रह जो 15 डिग्री का होगा, 18 डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा, तो वह ग्रह जो होता है बलवान होता है, उसकी पकड़ मजबूत से बनी होती है उस भाव पर। यानी शुक्र तो उच्च का है लेकिन डिग्री वाइज कमजोर है। लेकिन आप इस चीज को अनुभव करिए कि शुक्र उच्च का होगा, लेकिन आपकी जब भी दशा अंतर दशा चलेगी वो चीज आपको नहीं देंगे। जो सौर मंडल में सबसे द्वितीय नंबर पर शुभ ग्रह शुक्र मारा है, तो फल नहीं मिला है। 10वां भाव किसका होता है? मान सम्मान का होता है, पद प्रतिष्ठा का होता है, नौकरी का होता है, राजनीतियों का होता है। अगर आप इस चीज में जाओगे लेकिन आपको नौकरी नहीं लगी, आप मेहनत तो काफी करोगे, हो सकता है। शुभ ग्रह क्या होते हैं? शुभ ग्रह जहां दृष्टि डालते हैं, जहां बैठते हैं, उस भाव के फल की धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। और क्रूर ग्रह क्या करते हैं? जहां दृष्टियां डालते हैं, उस भाव के फल को धीरे धीरे कमजोर करते हैं, यानी उस फल को बिगाड़ते हैं। वही चीज होती है कुंडली में। शुभ ग्रह तो है लेकिन उसकी इतनी मजबूत नहीं है कि आप एक बार जाके कार्य सारे सफल कर देंगे, अगर आप डिग्री वाइज ग्रह देखेंगे तो। इस तरह से प्रिय मित्रों, जब भी कोई ग्रह डिग्री वाइज देखा जाएगा, उच्च का ग्रह है, तो हाँ कई व्यक्ति बोलते हैं कि उच्च का ग्रह इसकी दशा अच्छी जाएगी जीवन में। ऐसा नहीं है, उस डिग्री पर निर्भर करेगा कि ग्रह कितनी डिग्री पर है। अगर उसकी पकड़ अभी इसी तरफ है तो वह आप पूरा फल आपको जीवन में नहीं दे पाएगा। ग्रह जब भी आप डिग्री से देखोगे तो इसका आप क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं इसकी डिग्री की। जैसे हमारे पास लाइट है, टार्च है, जब हम टार्च पास में मारेंगे तो काफी रोशनी मिलेगी। जैसे जैसे सीधी करोगे उसकी जो लाइट होती है वह फैल जाएगी। वही चीज होती है कुंडली में। ग्रह जब भी कोई डिग्री वाइज कमजोर होगा तो आपको उस जीवन में उसकी दशा अंतर दशा में इतनी अनुभूति होगी कि हाँ ग्रह तो अच्छा है लेकिन फल पूरा नहीं मिल रहा है। तो क्या कारण होता है? यही कुंडली का फलादेश करते समय देखना चाहिए कि ग्रह कितनी डिग्री वाइज होता है। तो प्रिय मित्रों, इस चीज को देखने के लिए आप राशियां उच्च नीच देख लीजिए। अगली वीडियो के लिए हम बनाएंगे कि कौन सा ग्रह किस तत्व का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का तो होता है, परम उच्च का कौन सा होता है, ग्रह किस राशि पर जाकर शत्रु राशि पर बैठता है तो उसका क्या फल मिलता है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठे तो शत्रु नक्षत्र में आ जाता है, कौन सा ग्रह कितने बला बल पर हो तो हमें देखने को मिलेगा कि हाँ ग्रह अच्छा फल दे देता है। शुभ कर्तरी में कैसे आता है, पाप कर्तरी में कैसे आता है, दानव ग्रह कौन से होते हैं, शुभ ग्रह देवता ग्रह कौन से होते हैं। इस अगली वीडियो के लिए प्रिय मित्रों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।